यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान का न्यू मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का न्यू मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन के साथ है, एकदम न्यू मॉडल पेपर। और आपको बता दें कि इस मॉडल पेपर में 6 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन 6 लॉन्ग क्वेश्चन से परीक्षा में जरूर कोई ना कोई आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो देखिए पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्या आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं? गैंडे के लिए है कि बाघ के लिए है कि हाथी के लिए है कि सांपों के लिए है? कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। गैंडों के लिए। खा नंबर है डीएनए के विकृतीकरण हेतु प्रयुक्त ताप होता है। बताइए भाई इसमें से कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, 95 से 105 डिग्री सेल्सियस, यानी 95 से 105 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर डीएनए को गर्म किया जाता है तो उसका विकृतीकरण हो जाएगा। फिर अगला है त्रिसंलयन होता है। त्रिसंलयन, तो देखिए हम आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं कि त्रिसंलयन है क्या, फिर आप बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऊपर ये जो होती हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिकाएं भी कहते हैं। कई जगह पर आपको प्रतिमुख कोशिकाएं भी लिखा मिल जाएगा। यहां पर जो होता है ये ध्रुवीय केंद्रक होता है, ध्रुवीय केंद्रक होता है या ध्रुवीय कोशिका आप कह सकते हैं। और यहां पर ये जो पाई जाते हैं ये दोनों सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। और यहां पर अंड कोशिका होती है, ये अंड कोशिका होती है। अब देखिए इधर से मान लेते हैं कि पराग नलिका आ रही है, तो पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। ये क्या है? दोनों नर युग्मक हैं, दोनों नर युग्मक होते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये भित्ति यहां से गल जाती है जब, तो ये दोनों जो नर युग्मक हैं ये जाकर के भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो गए। अब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, तो इसे निषेचन कहते हैं या सत्य निषेचन कहा जाता है या वास्तविक निषेचन कहा जाता है। और दूसरा वाला नर युग्मक जो है द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। तो चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहा जाता है। त्रिसंलयन। अब देखिए कहा गया था त्रिसंलयन होता है, यानी त्रिसंलयन क्या है? तो त्रिसंलयन ध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक। तो देखिए ध्रुवीय कोशिका और नर जनन कोशिका, यही सही हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर अगला है हर्षे तथा चेज ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। हर्षे और चेज ने प्रयोगों के द्वारा क्या सिद्ध किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर्षे और चेज। तो इसमें आंसर सही होगा बी, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, हर्षे और चेज ने सिद्ध किया था। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, सिद्ध ये किसने सिद्ध किया था? फिर 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 2 का पहला है 4 गैफ के नियम की व्याख्या कीजिए। 4 गैफ का नियम क्या है? तो देखिए यहां पर हम 4 गैफ का नियम बता देते हैं। 4 गैफ का नियम बहुत ही आसान सा 4 गैफ का नियम है। आपको बता दें कि सन 1950 में इरविन 4 गैफ भी लिखा होता है कहीं कहीं पर, 4 गैफ ने डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अध्ययन किया।
और फिर उससे बताया, और क्या बताया, धन करके बताया। नंबर 1 पर इन्होंने बताया कि जो प्यूरीन है वो पिरिमिडीन के बराबर होती है। जो प्यूरीन है वो पिरिमिडीन के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि प्यूरीन की जितनी मात्रा है या प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। देखिए, डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन, पिरिमिडीन 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। अब जो प्यूरीन है इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और जो पिरिमिडीन है इसमें साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। और यूरेसिल अगर आरएनए है तो, हालांकि यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है। चारगैफ ने बताया कि एडेनिन और ग्वानिन किसके बराबर होता है, साइटोसिन और थाइमिन के, यानी कि प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के बराबर होती है। पहला नियम ये बताया था। और फिर दूसरा नियम इन्होंने बताया कि एडेनिन की मोलर मात्रा थाइमीन के बराबर होती है। इन्होंने क्या बताया कि एडेनिन की मोलर मात्रा थाइमीन के बराबर होती है, यानी एडेनिन थाइमीन के बराबर होता है। और इसी पॉइंट में और है, जो साइटोसिन है यानी साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। एडेनिन की मोलर मात्रा थाइमीन के बराबर होती है, साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। और फिर इन्होंने बताया था कि जो एडेनिन और थाइमीन है और ग्वानिन तथा साइटोसिन है, इसका जो अनुपात है एक जाति के जीवों में समान, एक जाति में समान, लेकिन अगर विभिन्न जाति के जीव हैं, कई जाति के जीव हैं, तो उसमें असमान होता है। तो यही चारगैफ का नियम है। तो 1 नंबर में बहुत सारा लिखवा लिया इन्होंने। फिर अगला है, मानव की आंत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के वैज्ञानिक नाम बताइए। मानव की आंत है, इंटेस्टाइन है, उसमें पाए जाने वाले 2 सूक्ष्म जीव, ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, इसमें आप बता दीजिएगा, एस्चरेशिया कोलाई, एक तो ये हो जाएगा, एस्चरेशिया कोलाई हो जाएगा। और दूसरा आप बता सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको बता दें, जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये जो एक्सोन्यूक्लियस है ये एंजाइम है। ये एंजाइम डीएनए अणु को सिरे से काटता है, सिरे से काटते हैं। जो एक्सोन्यूक्लियस हैं ये डीएनए अणु को सिरे से काटते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं। और इसके बाद में जो ये एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम डीएनए अणु को बीच से काटता है, बीच से काटता है। जो एक्सोन्यूक्लियस है ये एंजाइम डीएनए अणु को सिरे पर काटता है। जो एंडोन्यूक्लियस है ये एंजाइम डीएनए अणु को बीच से काटता है, बीच से। और फिर दूसरा आप बता सकते हैं कि ये जो एक्सोन्यूक्लियस है ये डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड को काटते हैं। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड को काटते हैं, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस हैं ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटते हैं। इस तरह से बता देंगे, एक ही नंबर का है, हो जाएगा। फिर अगला है, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसूप्त के बारे में आप क्या सोचते हैं। निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसूप्ति का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर इसको हम बता देते हैं। जो प्रसूप्ति है, प्रसूप्ति क्या होता है, सुषुप्ता अवस्था एक तरह से होती है, सुषुप्ता अवस्था होती है। तो युग्मनज प्रसूप्ति लिखा गया है, तो इसका मतलब यह है कि उसी अवस्था में बने रहना, उसी अवस्था में बने रहना, उसी अवस्था में, युग्मनज का उसी अवस्था में बने रहना। अच्छा, क्यों बना रहे है, ताकि जो उसमें भ्रूण पोष है
भ्रूणपोष वृद्धि करके थोड़ा सा बढ़ सके। भाई निषेचन हो गया था तो युग्मनज उसी अवस्था में बना रहे ताकि इसमें थोड़ा सा भ्रूणपोष बढ़ जाए, जो खाद्य पदार्थ है वो बढ़ जाए, तो जब डिवीजन होगा तो इसके काम आएगा। तो भ्रूणपोष की वृद्धि के लिए ये उसी अवस्था में बना रहता है, युग्मनज प्रसुप्ति रहता है। और अगर ये ना हो, यदि युग्मनज प्रसुप्ति ना हो तो युग्मनज हो सकता है कि नष्ट हो जाए। अगर युग्मनज प्रसुप्ति नहीं होगी तो हो सकता है कि युग्मनज नष्ट हो जाए। इतना बता देंगे बस। फिर 2 नंबर का 5वां है, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में महत्व बताइए। राइजोबियम सूक्ष्म जीव है और इसका कृषि में महत्व बताना है। देखिए बहुत ही आसान है। जो दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियां हैं, दलहनी पौधों की जड़ें हैं और इनकी जो जड़ ग्रंथियां होती हैं, इन जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। ये जो जड़ ग्रंथियां होती हैं दलहनी पौधों की, इनमें राइजोबियम जीवाणु रहता है। और ये करता क्या है फिर, तो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, स्थिरीकरण फिक्सेशन करता है, और इस तरह से भूमि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। बता देंगे बस, 1 नंबर का है, हो जाएगा। फिर अगला है 3 नंबर, और 3 नंबर में भी 5 खंड होते हैं। तो पहला है, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? मानव शरीर में नर तथा मादा युग्मक कहाँ बनते हैं? पूर्ण सख्त युग्मनज क्या होता है? देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, जब नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, आपस में संलयित होते हैं, तो इसी क्रिया को, तो यही क्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि नर व मादा युग्मकों का संयुग्मन ही लैंगिक जनन है। नर व मादा युग्मकों का संयुग्मन ही लैंगिक जनन होता है। अब ये हो गई परिभाषा। फिर मानव शरीर में नर तथा मादा युग्मक कहाँ बनते हैं कहा गया है, तो देखिए नर युग्मक को देख लेते हैं। मानव शरीर में जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक वृषण जो पुरुष होता है, पुरुष भी लिख दीजिएगा, पुरुष की वृषण की शुक्र जनन कोशिकाओं में नर युग्मक कहाँ बनेगा? नर युग्मक पुरुष की वृषण की शुक्र जनन कोशिकाओं से बनता है। और अगर मादा युग्मक की बात की जाए तो ये कहाँ बनेगा? तो मादा युग्मक जो स्त्री में अंडाशय होता है, स्त्री में जो अंडाशय होता है, अंडाशय की ग्राफियन पुटिका में। तो इस तरह से पूरा आंसर हो जाएगा। अभी देखिए बचा हुआ है पूर्ण सख्त युग्मनज क्या है? पूर्ण सख्त, तो आपको बता दें, जब युग्मनज में वृद्धि एवं विभाजन द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसे ही पूर्ण सख्त युग्मनज कहा जाता है। यानी अपने काम में पूरी तरह से सफल हो जाए, पूरी तरह से स्वस्थ हो, तो उसे ही पूर्ण सख्त युग्मनज कहते हैं। अब जब स्वस्थ होगा तो क्या होगा कि वो वृद्धि एवं विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण कर देगा, तो उसे ही पूर्ण सख्त युग्मनज कहा जाता है। फिर अगला है, प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार किया गया है? प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार किया गया है? तो देखिए इसमें जो नाम का पहला शब्द है, नाम का पहला शब्द वंश है, नाम का पहला शब्द वंश है। और अगर दूसरे शब्द की बात की जाए, दूसरा हो या फिर तीसरा हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका, फॉर एग्जाम्पल आप जीवाणु को समझ सकते हैं, क्योंकि जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जाति से लिया गया। यानी नाम का पहला शब्द वंश है और दूसरा शब्द जाति है। तो दूसरा शब्द कौन सी जाति का? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जाति से लिया गया है। और ये जिनसे पृथक किए जाते हैं, जो प्रतिबंधन एंजाइम है, आगे ये भी आप लिख सकते हैं, जिनसे पृथक किए जाते हैं,
जाते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरे का तीसरा है प्रदाह प्रक्रिया क्या है। प्रदाह, जैसे कोई आपके शरीर में घाव वगैरह हो जाता है तो दर्द टाइप होता है, उसे ही प्रदाह कहा जाता है। लेकिन लिखेंगे कैसे, प्रदाह प्रक्रिया क्या है, तो आप लिख देना प्रदाह शरीर की रक्त वाहिकाओं, प्रदाह शरीर की रक्त वाहिकाओं में पैथोजन या रोगजनक या फिर रोगजनक ना कहो तो क्षतिग्रस्त कोशिका के कारण शरीर की प्रतिक्रिया को प्रदाह कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, प्रदाह शरीर की रक्त वाहिकाओं में, प्रदाह क्या है, शरीर की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो शरीर में खून बहाने वाली नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं में, उन नसों में पैथोजन या रोगजनक, पैथोजन कहो या रोगजनक कहो, पैथोजन या रोगजनक, ये रोगजनक क्या होते हैं, जीवाणु है, विषाणु है, कीटाणु है, ये क्या होते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। तो पैथोजन या रोगजनक या फिर कह लीजिए क्षतिग्रस्त कोशिका, जो टूट फूट गई, कहीं पर चोट लग गई, तो क्षतिग्रस्त कोशिका के कारण शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही प्रदाह कहा जाता है या इंफ्लेमेटरी कहा जाता है। फिर अगला है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस क्या है। यह भ्रूण में हेमोलिटिक या भ्रूण में हेमोलिटिक एनीमिया होती है, एनीमिया है। और इसके प्रभाव से फिर क्या होता है, इसके प्रभाव से बच्चों की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है, गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फैटिलिस है, ये भ्रूण में हीमोलिटिक एनीमिया होती है, भ्रूण में, और इसके प्रभाव से बच्चों की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, या फिर जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है गर्भावस्था में, या फिर जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्यों मृत्यु हो जाती है, क्या कारण है, तो आप ये बता सकते हैं क्योंकि RH फैक्टर जो होता है, RH प्रतिरक्षी जो होता है, प्रतिरक्षी की उपस्थिति में भ्रूण की जो RBC होती हैं, RBC का आश्लेषण हो जाता है या उनकी असंगति हो जाती है, जिसके कारण भ्रूण मर जाता है। फिर अगला है पादपों की जाति विविधता जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम है। पादपों की जाति विविधता 22% दिखाई गई है, जंतुओं की 72% दिखाई गई है। तो पादपों की कहा गया है कि बहुत कम है जाति विविधता। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, क्या कारण है बताना है। तो देखिए कारण कई सारे हैं, हम आपको कुछ बता देते हैं। देखिए पहला कारण आप बता सकते हैं कि जो जंतु होते हैं, जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है, जो जंतु होते हैं, जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है। और दूसरा कारण आप बता सकते हैं, जो जंतु होते हैं, जंतु वातावरण के प्रति जल्दी अनुकूल हो जाते हैं, जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है और जंतु वातावरण के प्रति जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। और फिर तीसरा आप बता सकते हैं कि ये अपने पैरों से, यानी जंतु, आप जंतु भी लिख सकते हैं, जंतु अपने पैरों से चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो आदि कारण बता दीजिए। इसीलिए
पादपों की जाति विविधता जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है, परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। देखिए जो एक परागकण होता है इसमें दो भित्तियां होती हैं। ऊपर की जो भित्ति होती है वो थोड़ा सा कटीली होती है और अंदर की भित्ति थोड़ा सा चिकनी होती है। ये जो भित्ति है बाहरी वाली, इसे बाह्य चोल कहा जाता है, बाह्य चोल या इक्स्टाइन कहा जाता है, इक्स्टाइन। और ये जो अंदर वाली भित्ति है इसे अंतःचोल या इंटाइन कहा जाता है, इंटाइन। और इसके अंदर एक ट्यूब केंद्रक होता है, ट्यूब केंद्रक होता है यानी कि वर्धी केंद्रक, और एक जनन केंद्रक होता है, जनन केंद्रक। अब इसके बाद में आप दूसरा चित्र बना सकते हैं कि ये देखिए ये जो परागकण था ये अंकुरित हुआ है इस तरह से, और जब ये अंकुरित हुआ है तो जनन केंद्रक यहाँ है, जनन केंद्रक यहाँ पर है, और पराग नलिका का निर्माण हो गया है। पराग नलिका में ट्यूब केंद्रक है, ट्यूब केंद्रक है। ये क्या है? पराग नलिका है, पॉलन ट्यूब है। और इसके बाद में आप अगले स्टेप में दिखा सकते हैं कि ये पूर्णतया पराग नलिका बना चुका है, और इस तरह से यहाँ पर ये ट्यूब केंद्रक है, ट्यूब केंद्रक। यहाँ पर नर युग्मक दो भागों में बट गए हैं, तो ये नर युग्मक हो गया है, जो जनन केंद्रक था नर युग्मक बन गया। इस तरह से बना दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। फिर चौथे का दूसरा है, जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। आपको बता दें कि जो जातियों में प्रतियोगिता होती है तो दो या दो से अधिक के बीच में होगी, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हमेशा प्रतियोगिता होती है, या कंपटीशन होता है तो दो या दो से अधिक जातियों, दो या दो से अधिक जातियों के बीच सीमित संसाधनों पर अधिकार के लिए जो संघर्ष होता है, जो होड़ होती है, उसे ही जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव कहा जाता है। और इस प्रभाव में होता क्या है कि जो अधिक बलशाली होता है, जो अधिक सक्षम होता है, वो जीत जाता है, से सभी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब ये प्रतियोगिता चाहे भोजन के लिए हो, चाहे जल के लिए हो, चाहे आवास के लिए हो, चाहे जिस चीज के लिए भी हो, तो अगर इनमें जो जीव प्रतियोगिता में जीत जाता है, सफल होता है, उसका शरीर के अनुकूल होता है, वो जीत जाता है, शेष मर जाते हैं। ये प्रभाव पड़ता है। तो दो या दो से अधिक जातियों के बीच सीमित संसाधनों पर अधिकार पाने के लिए, अब जैसे कोई दो जातियां हैं और भोजन थोड़ा ही है, तो जो इस भोजन को पा लेगा उसका शरीर उसके सुटेबल होगा कि हम भोजन को इसको पा लें, वो जीवित रहेगा, बाकी मर जाएंगे। तो इस जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव इस तरह से पड़ता है। फिर अगला है, कैंसर अभिज्ञान की क्या विधि होती है? कैंसर के उपचार के बारे में बताइए। कैंसर अभिज्ञान की विधि, आपको बता दें कि ये कैंसर का परीक्षण की विधि पूछ रहे हैं। कैंसर का परीक्षण कैसे किया जाता है, या कैंसर का पता कैसे लगाते हैं, पता कैसे लगाया जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें बायोप्सी के द्वारा कैंसर का पता लगाया जाता है। तो आप इसमें बता देंगे कि कैंसर अभिज्ञान की विधि क्या है? बायोप्सी है। कैंसर अभिज्ञान की विधि बायोप्सी होती है। फिर कहा गया कि कैंसर के उपचार के बारे में बताइए। उपचार के बारे में देखिए, बायोप्सी क्या है समझ गए ना? बायोप्सी एक तरीके से सर्जरी होती है, आप सर्जरी बता सकते हैं। बायोप्सी या सर्जरी के द्वारा ट्यूमर ऊतक को निकाल लेते हैं, जहां पर ट्यूमर है उसमें से ऊतक को निकाल लेते हैं, फिर उसका परीक्षण किया जाता है। इस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है, जाना जाता है। फिर कैंसर के उपचार के बारे में बताइए। तो कैंसर का उपचार तो कोई नहीं है, कैंसर का उपचार कोई नहीं है, लेकिन फिर भी शल्य चिकित्सा के माध्यम से या इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से, शल्य चिकित्सा दे करके या इम्यूनोथेरेपी दे करके या कीमोथेरेपी
थेरेपी के माध्यम से इसका उपचार किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है। और फिर अगला है हीमोफीलिया पिता तथा वाहक माता की संतानों में रोग की वंशागति किस प्रकार होगी। देखिए, जो पिता है, इसमें जो पिता है, पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो पिता है ये हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो इसके जो X जीन होगा, जो हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन होगा, ये X गुणसूत्र पर होगा, तो ये हो जाएगा पिता। ये क्या है? पिता है। और जो माता है, वाहक माता है, तो वाहक माता है तो एक माता के गुणसूत्र पर भी हीमोफीलिया होगी, दोनों पर होगा तो वाहक हो जाएगी। अब देखिए, ये माता हो गई है, ये पिता है। अब क्रॉस करवा देते हैं, तो इसका इससे जब क्रॉस होगा तो देखिए ये यहां पर इस तरह से आएगा, और इसका जब इससे क्रॉस होगा तो यहां पर इस तरह से आएगा, और इसका इससे जब क्रॉस होगा तो इस तरह से आएगा, और इसका इससे जब क्रॉस होगा तो ये इस तरह से आएगा। अब देखिए, जहां जहां पर x x है ये पुत्री है, ये पुत्री है, जहां पर XY है ये पुत्र है, ये पुत्र है। लेकिन अभी हीमोफीलिया वाला भी बताना है, तो देखिए यहां पर दोनों X पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन आ गया है, इसलिए ये हीमोफीलिक पुत्री हो जाएगी, हीमोफीलिक पुत्री हो गई है, यानी इसको हीमोफीलिया रोग हो गया है। और ये जो पुत्री है ये वाहक हो जाएगी, क्योंकि इसके एक ही X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है, इसलिए ये वाहक पुत्री हो जाएगी। और यहां पर देखिए, जो पुत्र है इसके एक X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है, तो ये हीमोफीलिक हो जाएगा। जो पुरुष होता है उसमें एक ही X गुणसूत्र होता है, तो एक ही पर आने से ये हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाता है, तो ये पुत्र क्या हो जाएगा? हीमोफीलिक हो जाएगा, ये रोगी हो जाएगा, और ये पुत्र सामान्य हो जाएगा। आप देखिए क्या कहा था कि पिता तथा वाहक माता की संतानों में रोग की वंशागति किस प्रकार होगी। तो देखिए, जो 25% पुत्रियां हैं ये हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगी, और जो 25% पुत्रियां हैं ये हीमोफीलिया की वाहक हो जाएंगी। जो 25% पुत्र हैं ये हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगे, और 25% पुत्र सामान्य होंगे। इस तरह से वंशागति होगी। फिर अगला है बंध्याकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए, बंध्याकरण क्या होती है, तो ये बंधिया विधि होती है, यानी जो पुरुष है, अगर जो मानव में देखा जाए तो जो पुरुष होता है इसमें जो शुक्र वाहिनी होती है, शुक्र वाहिनी जो होती हैं, इनको शल्य क्रिया के द्वारा काट कर बांध दिया जाता है, तो इसे बंध्याकरण कहा जाता है। पुरुष की शुक्र वाहिनी को शल्य क्रिया के द्वारा काट कर बांध देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहा जाता है। वैसेक्टोमी को नसबंदी कहा जाता है, नसबंदी। तो पुरुष में जो नसबंदी होती है, जिसमें क्या करते हैं कि शल्य क्रिया के माध्यम से ऑपरेशन करके शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं, निषेचन नहीं हो पाता है और शिशु का जन्म नहीं होता है, तो ये बंध्याकरण है। ऐसे ही स्त्री में किया जाता है। स्त्री में जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, काट कर बांध देते हैं शल्य क्रिया के माध्यम से, जिससे अंडे तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन नहीं होता है। इस तरह से परिवार नियोजन हो जाता है। तो बंध्याकरण परिवार नियोजन की विधि है। बंध्याकरण क्या है? परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। स्थायी विधि कौन कौन सी है? तो वैसेक्टोमी, और इसे स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी परिवार नियोजन की स्थायी विधियां होती हैं। अब अगला है प्राथमिक व द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। प्राथमिक लसिके अंग क्या है और द्वितीयक लसिके अंग क्या होते हैं? तो देखिए, प्राथमिक को पहले बता देते हैं। जो प्राथमिक लसिका अंग होते हैं इसके अंतर्गत अस्थिमज्जा आएगी, अस्थिमज्जा आ जाएगी, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो आ जाएगी, व थाइमस ग्लैंड आ जाएगी, थाइमस ग्रंथि आ जाएगी। अस्थिमज्जा व थाइमस ग्रंथि प्राथमिक लसिका अंग होते हैं, अस्थिमज्जा व थाइमस ग्रंथि। जबकि अगर द्वितीयक लसिका अंगों की बात की जाए तो द्वितीयक लसिका अंगों में प्लीहा हो जाएगी, प्लीहा है, और लसिका जो नोड्स होते हैं, लसिका नोड्स हो जाएंगे, नोड्स, लसिका नोड्स हो जाएंगे। जो टॉन्सिल्स होते हैं ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे ही अपेंडिक्स जो होती है वो भी इसी के अंतर आ जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर अगला है औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण किस प्रकार होता है? तो सीरे से, औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण सीरे से किया जाता है, या फिर चीनी से किया जाता है,
चीनी से, यानी कि जो गन्ना का रस होता है, गन्ने के रस से या फिर चीनी से औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण किया जाता है। वाहक द्वारा पुनर्योगज डीएनए है, इसकी पोषक जीवाणु में प्रवेश, यानी जो पुनर्योगज डीएनए है इसको जो बैक्टीरिया होती है उसमें डालना, कैसे डाला जाता है उसकी विधियों का वर्णन करना है। तो आपको बता दें इसके लिए क्या किया जाता है कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है, कैल्शियम को विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है, जिससे होता क्या है, जिससे डीएनए को जीवाणु कोशिका भित्ति में, डीएनए को जीवाणु कोशिका भित्ति में जो छिद्र होते हैं, छिद्र से प्रवेश में सहायता मिले, यानी जीवाणु की जो सेल होती है, पूरी कोशिका होती है, उसमें वो प्रवेश कर पाए उन छिद्रों से। तो इसमें कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ उसको संसाधित किया जाता है ताकि जीवाणु कोशिका के जो छिद्र होते हैं उसमें वो आराम से जो पुनर्योगिक डीएनए है वो उसके अंदर जा पाए। तो इसकी विधियां वास्तव में है क्या, ये तो भी ऐसे ही है, इसकी विधियां क्या है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो पुनर्योगज डीएनए होता है, पुनर्योगज जो डीएनए होता है, इसको पहले क्या किया जाता है कि उन कोशिकाओं को क्या किया जाता है, पुनर्योगज डीएनए के साथ बर्फ में रखा जाता है। उन कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ में रखा जाता है और फिर उन कोशिकाओं को बलपूर्वक प्रवेश कराते हैं, बलपूर्वक पहले बर्फ में रखते हैं, फिर बलपूर्वक उसमें प्रवेश कराते हैं। इसके बाद कोशिकाओं को कुछ समय के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर रखते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उसको रखते हैं और फिर से पुनः बर्फ पर रखते हैं, फिर से बर्फ पर रख देते हैं। देखिए पहले क्या किया गया कि कैल्शियम को विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया गया और इसके बाद में फिर पुनर्योगज डीएनए को कोशिकाओं के साथ बर्फ पर रखा और फिर बलपूर्वक उसको क्या किया, प्रवेश कराया। इसके बाद कोशिकाओं को कुछ समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर, लगभग में 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रखा और फिर पुनः बर्फ पर रखा, जिससे क्या होगा कि जो डीएनए है, जो डीएनए जीवाणु है वो प्रवेश कर जाएगा। तो समझ गए ना, वाहक द्वारा पुनर्योगज डीएनए के पोषक जीवाणु में प्रवेश की विधियां कैसी हैं। पहले कैल्शियम को विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित करेंगे, फिर डीएनए को जीवाणु कोशिका की भीतर से छिद्रों में जाने के लिए क्या करेंगे कि पुनर्योगज डीएनए को कोशिका के साथ बर्फ में रखेंगे, फिर बलपूर्वक प्रवेश करा देंगे और फिर इसके बाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करेंगे और इसके बाद फिर से बर्फ में रखेंगे। इस तरह से वो प्रवेश कर जाएगा। फिर अगला है 6 नंबर का एक बायोरिएक्टर के प्रारूप का वर्णन कीजिए। साधारण विलोडक हौज एवं दंड विलोडक हौज में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बायोरिएक्टर एक सिलेंडर की समान संरचना होती है, एक सिलेंडर जैसी रचना होती है और इसमें कोशिकाओं को, मानव कोशिकाओं को, ऊतकों को आदि को संवर्धित किया जाता है और उनसे बेस्ट एंजाइम और उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, बायोरिएक्टर पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर अगला है मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए वैसे तो मानव जीनोम परियोजना बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लॉन्ग क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको 3 नंबर में ही लिखना है। तो इतना लिखना, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना भी कहते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। आगे हेडिंग डालना, मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य। तो पहला है अनेक जीवों के जीनोम का चित्र तैयार करना, यानी मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से जीवों के जो जीनोम है उसका चित्र तैयार करना, जैसे जीवाणु का, शैवाल का, मक्खी का, चूहे का आदि। इतना लिख देंगे। फिर दूसरा लिखेंगे, विभिन्न जातियों के विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उनका विकास कैसे हुआ है इस चीज की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिर अगला लिख देना कि गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के क्रमों का पता लगाना। जो गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं उनके क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, उनकी संरचना क्या है, वो कार्य क्या करते हैं,
इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करना। और फिर आप एक और लिख देना कि विभिन्न प्रकार के रोगों की पहचान के लिए परीक्षण विधि का निर्धारण कर उन रोगों का समुचित निदान करना। रोगों की अगर पहचान हो जाएगी तो उनका समुचित निदान हो जाएगा। फिर इतना लिखने के बाद हेडिंग डालना आप कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताओं में आप 2-3 लिख देना कि मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इतना लिख देना। फिर दूसरा लिख देना मानव जीनोम में करीब 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। फिर अगला एक कोई लिख देना कि मानव जीनोम में जंक डीएनए अधिक मिलता है। फिर कोई और लिख देना, छोटा सा ये वाला लिख देना, प्राप्त जीन्स में कंप्यूटर द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम का विश्लेषण करते हैं। और फिर हेडिंग डालना मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता। फिर हेडिंग डालना मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता। तो मनुष्य या मानव समूह की आनुवांशिक वंशावली को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। रोग उत्पन्न करने वाले जीन्स में न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम का पता लगाने में सहायता मिलती है। आनुवांशिक रोगों की पहचान की जा सकती है, उनमें सहायता मिलती है। रोग प्रवृत्ति की पहचान में सहायक है। रोगों के अनुसार दवाएं बनाई जा सकती हैं, कस्टम ड्रग्स बनाई जा सकती हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर अपराधियों की पहचान आदि में सहायता करता है। विवादग्रस्त बल्दियत के निराकरण में सहायता करता है। इतना लिख देंगे, 3 नंबर का है, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आणविक निदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आणविक निदान क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए आपको बता दें, ऐसी तकनीक जिससे रोग की शुरुआती पहचान, यानी जब रोग शुरू होता है उसकी प्रारंभिक पहचान, शुरुआती पहचान होती है आणविक निदान कहलाता है। आणविक निदान कहते हैं ऐसी तकनीक जिससे रोग की प्रारंभिक पहचान होती है, उसे ही आणविक निदान कहा जाता है। अब कौन कौन से रोग की, जैसे कैंसर है, जैसे संक्रामक रोग होते हैं, जो जन्मजात रोग होते हैं, आदि रोगों का प्रबंधन, मार्गदर्शन आदि ये आणविक निदान के द्वारा किया जाता है। फिर अगला है, वह कौन सी क्रियाविधि है जिससे एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है। ऐसी कौन सी विधि है जिससे जो एड्स विषाणु होता है वो संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहां बता देते हैं। जो एड्स विषाणु होता है, एड्स जो विषाणु है, ये सबसे पहले जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है कि मैक्रोफेज में गुणन करता है। और मैक्रोफेज में गुणन करने के बाद इसके कई बार गुणन करता है। गुणन करने का मतलब है कि कई बार अपनी कोशिकाओं को बढ़ाता है। तो गुणन करके कई सारे जब एड्स विषाणु हो जाते हैं तो एड्स विषाणु की फैक्ट्री बन जाती है। एक तरह से कई सारे गुणन करके बन जाते हैं, तो एड्स जो विषाणु होते हैं फैक्ट्री जैसे बना लेते हैं, बहुत सारा बन जाता है। साथ ही साथ ये जो विषाणु है प्रतिरक्षा तंत्र की जो महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं प्रतिरक्षा तंत्र की, उनमें भी प्रवेश कर जाता है और उनको संक्रमित कर देता है। ये जो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, प्रतिरक्षा स्थापित करती हैं। अब वो इन्हें ही खत्म कर रहा है, तो इस तरह से हमारा शरीर संक्रमित हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास हो जाता है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं? साल्विया में होने वाले परागण की क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए परागण क्या है, आपको बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हम 2 पुष्प बना लेते हैं इस तरह से जल्दी से। ये अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, और ये यहां पर एंड्रोसियम यानी कि पुमंग हो जाएंगे, बाह्यदल पुंज है, और एक यहां भी बना लेते हैं ऐसे ही। ये एंड्रोसियम या पुमंग हो जाएंगे। अब ये 2 पुष्प लगे हैं, देखिए 2 पौधे पर अलग अलग है, मान लीजिए एक पौधा ये है, दूसरा ये है। तो परागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र
देखिए परागकण कहाँ से निकलेंगे, जो पुमंग होता है, जो पुंकेसर होता है, तो पुंकेसर में जो ऊपर का थैलीनुमा संरचना होती है इसी के अंदर परागकण भरे रहते हैं, और जब परिपक्व होता है तो ये फटते हैं, बाहर निकलना शुरू होते हैं। तो जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे परागण कहा जाता है। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो इसे ही परागण कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। देखिए परागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गए तो स्वपरागण, और परपरागण दूसरा वाला होता है। तो जब एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। अब यहां पर केवल परागण पूछा गया है तो बताएंगे कि जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जाते हैं, तो उसे ही परागण कहा जाता है। इस तरह से अब इसके बाद क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है बता देंगे परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या है कि जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। और फिर डालेंगे परपरागण, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे ही परपरागण कहा जाता है। और इसके बाद में कहा गया कि साल्विया में होने वाले परागण की क्रिया का वर्णन कीजिए। जो साल्विया का पुष्प होता है ये द्विओष्ठी होता है, इस तरह से यहाँ पर निकला रहता है और ये दूसरा वाला मंच की तरह से ऐसे बना रहता है साल्विया का पुष्प। तो इस पे जब कीट आकर के बैठता है तो अंदर घुसने लगता है खाद्य पदार्थ के लिए, तो इसके शरीर से यहाँ देखिए पुंकेसर जो होता है, इसके जो परागकोश है इसके परागकण निकलकर चिपक जाते हैं। अब ये दूसरे पुष्प में जाता है तो यहीं पर वर्तिका होती है, यहाँ जो दबता है तो इसके शरीर से चिपक जाती है वर्तिका और परागण हो जाता है। तो साल्विया में परागण कैसे होता है पूरा चित्रों की सहायता से समझने के लिए आप हमारे चैनल में जाइए, वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। फिर अगला है निषेचन क्रिया किसे कहते हैं। मनुष्य में निषेचन के समय होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मनुष्य में निषेचन क्रिया पूछा गया है और इस पर लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको 3 वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बताए हुए हैं, वो संपूर्ण पूरी किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बताए हुए हैं। 3 वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग जाकर के देखिए वो वीडियो, उसी में मैंने पूरा ये लिख कर समझाया हुआ है। कॉपी में कैसे लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है और समझाया हुआ है। आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। और 3 पार्टों में है, किसी एक पार्ट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए। उसकी लिंक भी, तीनों पार्टों की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के स्तरों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, वर्णन कीजिए। देखिए जैव विविधता के जो स्तर हैं 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक तो आनुवांशिक विविधता होती है, आनुवांशिक विविधता होती है, दूसरा जातीय विविधता होती है और तीसरा पारिस्थितिक विविधता होती है। 3 स्तरों पर बांटा गया है और इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वही लॉन्ग क्वेश्चन वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने इसको भी समझाया हुआ है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है टॉप 3 वीडियो मैंने डाले हुए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, उसी में पूरी किताब के लॉन्ग क्वेश्चन समझाए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले केवल, जाइए देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर अगला है प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है स्टेम कोशिका के बारे से आप क्या समझते हैं, चिकित्सीय उपचार में इनका क्या योगदान है। देखिए जो स्टेम सेल होती हैं, जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, ये हमारे शरीर की बहुसक्त कोशिकाएं होती हैं, बहुसक्त कोशिकाएं होती हैं। और ये जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं इन्हीं से आरबीसी बनती है, इन्हीं से डब्ल्यूबीसी बनती है और इन्हीं से रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। यानी कि ये शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती हैं, किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं। तो स्टेम कोशिका पर एक फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, स्टेम सेल या स्टेम कोशिका पर, जाइए देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे देंगे। चिकित्सीय उपचार में इनकी भूमिका बताई गई, सब कुछ वहां समझाया गया है। फिर अगला है मानव में अंडाणु जनन को विस्तार पूर्वक समझाइए। अंडाणु जनन यानी oogenesis को समझाना है, और oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों वीडियो उसी लॉन्ग क्वेश्चन वाले वीडियो में अपलोडेड हैं। आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। आप जाना और सर्च करना बायो लॉन्ग
क्वेश्चन, फिर डालना बायोलॉजी साइंस इसके, या बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी साइंस इसके लिख देना, बस तुरंत सर्च हो जाएगा और आ जाएगा। देख लीजिएगा तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, पूरी किताब से उसमें समझाया गया है। आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।